यू। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएसटी में जो नई स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ है क्यूआरएमपी और ई फर्म जिसे हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के नाम से जानते हैं। मैं क्यूआरएमपी स्कीम के बारे में कुछ भी बताने से पहले आपको एक PMT 06 चालान के बारे में बताना चाहता हूँ। जब भी कोई टैक्स पेयर टैक्स की अमाउंट डिपॉजिट करता था, पहले याद करना GSTR 3B में हम जब टैक्स की अमाउंट को डिपॉजिट करते थे अपनी कैश लेजर में तो एक चालान यूज करते थे। अब एक सिग्निफिकेंस बढ़ गई है कि PMT 06 कुछ नया चालान आ गया है। ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज सेम इज दैट लाइक द प्रोसेस अर्लियर फॉर डिपॉजिटिंग कैश इन कैश लेजर। सब कुछ सेम प्रोसेस है। आज भी हमको चालान उसी वे में क्रिएट करना है जिस वे में हम पहले क्रिएट करते थे, जिस तरह से पैसे कैश बॉक्स में हम डिपॉजिट करते थे। अब सबसे सिग्निफिकेंस की बात है कि PMT 06 में ऐसी क्या फैसिलिटी है जो कुछ नया है। जनरली PMT 06 का हम चर्चा क्यूआरएमपी से कर सकते हैं। क्यूआरएमपी में क्या किया गया है, गवर्नमेंट ने कर दिया है कि जो भी छोटे व्यापारी हैं जो क्वार्टरली रिटर्न भर रहे थे उनको अब साल में सिर्फ 4 GSTR 1 और 4 3B फाइल करनी है। उनको साल में बस 4 GSTR 1 और 4 3B फाइल करनी है। ये क्यूआरएमपी में बेनिफिट दिया गया है। क्यूआरएमपी किसके लिए एप्लीकेबल है? तो कोई भी टैक्स पेयर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे थी उनके लिए क्यूआरएमपी स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है। हमेशा क्वार्टर के बिगिनिंग मंथ में आपको ये फैसिलिटी दी जाती है कि हम उसको ऑप्ट आउट कर सकते हैं। क्वार्टर के बिगिनिंग मतलब जैसे जनवरी फरवरी मार्च, ये पहला क्वार्टर है आपका, जनवरी फरवरी मार्च, तो आप 31 जनवरी से पहले क्यूआरएमपी स्कीम में ऑप्ट इन या ऑप्ट आउट फैसिलिटी आप चूज कर सकते हो। अगर आपने क्यूआरएमपी स्कीम में इंट्रोड्यूस हो गए तो इस प्रोसेस में टैक्स कैसे पे करनी है आपको, इस बात को आपको बहुत ध्यान से सुनना है। गवर्नमेंट ने सिर्फ रिटर्न फाइलिंग क्वार्टरली की है, लेकिन टैक्स पेमेंट आज भी आपका मंथली ही रहेगा। टैक्स पेमेंट मंथली कैसे करना है? तो एवरी मंथ के नेक्स्ट मंथ जैसे ही आता है उसके 25 तारीख से पहले आपको उस मंथ की टैक्स लायबिलिटी को डिपॉजिट कर देनी है थ्रू PMT 06। जैसे कि अगर मान लीजिए आपकी जितनी भी सेल्स होते हैं जनवरी मंथ में, तो आपको फरवरी 25 से पहले PMT 06 के थ्रू क्या करना है, अपनी कैश लेजर में जनवरी मंथ में जो भी आपकी लायबिलिटी बनती है उसको डिपॉजिट कर देनी है। अब सबसे अजीब बात आती है कि जब हमको R1 3B की फैसिलिटी डिफ़र कर दिया गया है, हम क्वार्टरली भर सकते हैं, तो टैक्स मंथली बेसिस पे हम कैसे फाइल करें? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने 2 मेथड प्रिस्क्राइब कर दिया गया है। पहला बोलता है कि आप फिक्स सम मेथड के अकॉर्डिंग चलो, जिसमें अगर आप पहले अपनी रिटर्न क्वार्टरली फाइल कर रहे थे तो ऐसे केस में आप 35% ऑफ लास्ट क्वार्टर तक की अमाउंट को कैश लेजर में डिपॉजिट कर दो, या पहले आप अपनी 3B को मंथली फाइल कर रहे थे तो 100% ऑफ लास्ट मंथ के 3B को आप क्या कर दो, कैश लेजर में डिपॉजिट कर दो। ये पहला फैसिलिटी दिया गया फिक्स सम मेथड में। सेकंड फैसिलिटी उन्होंने क्या दिया? सेकंड फैसिलिटी दिया कि आप सेल्फ असॉर्टेंट बेसिस पे कैश को डिपॉजिट कर लो। सेल्फ असॉर्टेंट बेसिस कैसे करेंगे? तो आपकी जितनी करंट मंथ लायबिलिटी बनती है और आपके पास जितनी ITC अवेलेबल है, आप उसको नेट ऑफ करके सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कैश को डिपॉजिट कर सकते हो। ठीक है, ये PMT 06 है। और क्यूआरएमपी में याद रखना GSTR 1 और GSTR 3B आपको क्वार्टरली फाइल करनी है, लेकिन पेमेंट हमेशा आपका 25th ऑफ नेक्स्ट मंथ से पहले डिपॉजिट हो जाना चाहिए। अदरवाइज आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस चूज करोगे तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, वहाँ पे आपको इंटरेस्ट पे करनी पड़ेगी। अब मैं बात करता हूँ इफ फर्म के रिगार्डिंग। ये इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटीज क्या प्रोवाइड किया है गवर्नमेंट ने। आप सुनना, इफ फर्म सिर्फ उनके लिए एप्लीकेबल है जो क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं। मंथली रिटर्न भरने वालों के लिए इफ फर्म नहीं होता। मैं शॉर्ट में बोलूँ तो इफ फर्म एक्चुअली कुछ नहीं है, एक सिंपल रिड्यूस ऑफ GSTR 1 है। जो GSTR 1 था उसी को छोटा फर्म बोल के हम इफ फर्म को बोल सकते हैं, क्योंकि GSTR 1 में जो भी पार्टिकुलर जाते थे वो सारे पार्टिकुलर्स इफ फर्म में होते हैं रिलेटेड टू B2B ट्रांजेक्शन्स, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की सारी चीज़ें आज भी इफ फर्म में जाएगा। इफ फर्म लाया क्यों गया था? इफ फर्म सिर्फ इसलिए लाया गया ताकि जो भी छोटे व्यापारी हैं वो जो क्वार्टरली GSTR 1 भर रहे थे तो सामने वाले को
सामने वाले वेंडर को आईटीसी ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे मंथली बेसिस पे। तो अब इफ फर्म के थ्रू आप क्या कर सकते हो, अपनी आईटीसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो मंथली बेसिस पे, ताकि उनको भी दिक्कत नहीं आएगा क्रेडिट लेने में। क्या इफ फॉर्म फाइल करना मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं, इफ फॉर्म फाइल करना ऑप्शनल है। तो फिर इफ फॉर्म गवर्नमेंट ने लाया क्यों? बस इसलिए लाया ताकि आईटीसी लेने में जब सामने वाले को दिक्कत हो रही थी तो 36(4) का एप्लीकेशन सही से नहीं हो पा रहा था। सिर्फ इस पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट ने इफ फॉर्म फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दिया। दूसरी चीज़, इससे जो सप्लायर है उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिल गई कि वो खुद को अब सेफर जोन में रख के अपनी सेल कर सकते हैं। इफ फॉर्म में 4 टेबल हैं। टेबल 4 जिसमें आप B2B डिटेल डालते हो, टेबल 9 जिसमें आप क्रेडिट नोट या डेबिट नोट डालोगे रिलेटेड टू B2B ट्रांजेक्शन, याद रखना, और टेबल 9A और 9C होता है जिसमें आप अमेंडमेंट रिलेटेड टू B2B ट्रांजेक्शन सेल का और अमेंडमेंट रिलेटेड टू क्रेडिट और डेबिट नोट B2B ट्रांजेक्शन का आप डालोगे। और उसके बाद इफ फॉर्म का आप सबमिट करोगे, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा जो GSTR 1 का होता है। ऑल थिंग्स आर सेम, लेकिन याद रखना इफ फॉर्म मंथ 1 और मंथ 2 पे जाएगा, लेकिन जब मंथ 3 आएगी तो वहाँ पे आपका क्या होगा, वहाँ पे इफ फॉर्म नहीं रहेगा, वहाँ पे GSTR 1 रहेगा। तो वहाँ पे आप ध्यान रखना कि थर्ड मंथ जब आप GSTR 1 फाइल कर रहे होगे तो मंथ 1 और मंथ 2 के ट्रांजेक्शन आपके GSTR 1 में ऑटो पॉपुलेट होंगे, ठीक है। अगर नहीं होंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आपने पहले ही B2B ट्रांजेक्शन पहले फाइल कर रखा है, तो आपको 1 में उस चीज़ को कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। लेकिन मेरा पर्सनल व्यू है कि आई थिंक GSTR 1 में जब थर्ड मंथ की GSTR 1 जाएगा वहाँ पे ऑटो पॉपुलेट होना चाहिए, ताकि GSTR 1 और GSTR 3 भी के अमाउंट को हम मैच कर सके। ये आपका इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के रिगार्डिंग थी। अब बात मैं करता हूँ कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कब तक आपको फाइल करने को मिलेगा। आप इफ फॉर्म 1 तारीख से लेके 13 तारीख तक फाइल कर सकते हो। मीन्स जनवरी मंथ का इफ फॉर्म फरवरी 1 से लेके 13 फरवरी तक आप फाइल कर सकते हो, ये आप याद रखना, ठीक है। आई होप आपको QRMP स्कीम्स और इफ फॉर्म के रिगार्डिंग डाउट क्लियर हो गई हो। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।